आज हम एक ऐसे मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे जो किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता, बल्कि सबके साथ एक समान व्यवहार करता है, जिसकी नजरों में सभी एक समान हैं, चाहे राजा हो या फकीर, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, रिक्शे वाला हो या देश का सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना चौहान बात कर रही हूं अनुच्छेद 14 की। इससे पहले हमने मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई आपकी 3 वीडियो देखी थी, जिनमें हमने मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या अंतर है, राज्य की परिभाषा क्या है, आच्छादन का सिद्धांत क्या है, इन सबको देखा था। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि जो मूल संविधान है, मूल संविधान में आपके 7 मौलिक अधिकार हैं और प्रेजेंट में आपके क्या हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से जो आपका 7वां मौलिक अधिकार था, जिसे संपत्ति का अधिकार कहते हैं, उसे 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाकर एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अब ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि के समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब इसमें 2 शब्द आते हैं, एक है विधि के समक्ष समान समता या समानता और दूसरा है विधियों के समक्ष संरक्षण। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में सबसे पहले हम बात करते हैं विधि के समक्ष समता, दूसरा है विधि के समक्ष संरक्षण। जो विधि के समक्ष समता का मतलब ये है कि 2 व्यक्ति हैं, अगर दोनों व्यक्ति ने अपराध किया है तो दोनों को बराबर सजा मिलेगी। उनकी सामाजिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान हैं, कोई कम या ज़्यादा नहीं है, सभी को एक समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। कहने का मतलब है, माना 2 व्यक्ति हैं, एक है रिक्शे वाला और दूसरा है मुकेश अंबानी। अगर रिक्शे वाले ने ब्रेड की चोरी की है और मुकेश अंबानी ने भी ब्रेड की चोरी की है, तो ये कहता है विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार ये कहता है कि दोनों को बराबर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों ने अपराध किया है। दोनों की स्थिति को ध्यान में न रखते हुए एक समान दंड के प्रावधान की बात करते हैं, क्योंकि दोनों ने अपराध किया है। ठीक है। वहीं जब हम ये देखते हैं कि जो ये विधि के समक्ष संरक्षण है, संरक्षण ये कहता है कि माना रिक्शे वाला है और दूसरी ओर क्या है, आपका मुकेश अंबानी है। दोनों ने अपराध किया है, रिक्शे वाले ने अपराध किया है और मुकेश अंबानी ने भी अपराध किया है। तो दोनों में जो रिक्शे वाला है उसको कम सजा दी जाए और मुकेश अंबानी को अधिक सजा दी जाए, क्योंकि ये कहता है कि जो रिक्शे वाला है, रिक्शे वाले की पता नहीं वो कै दिन से भूखा है, कै दिन से प्यासा है, उसकी भूख ने उसे मजबूर कर दिया, यानी कि उसकी सामाजिक स्थिति ने, उसकी परिस्थिति ने मजबूर कर दिया चोरी करने के लिए। जबकि जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो ब्रेड की चोरी करे, क्योंकि मुकेश अंबानी के तो कुत्ते भी ब्रेड नहीं खाते होंगे, लेकिन रिक्शे वाला पता नहीं उसको कितने दिन से भूख और प्यास से दम तोड़ रहा है। तो इसलिए ये अधिकार कहता है, जो संरक्षण का कह रहा है, ये प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि रिक्शे वाले को कम सजा मिले और मुकेश अंबानी को अधिक सजा मिले, क्योंकि सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए। जबकि विधि के समक्ष जो समानता है वो ये कहता है कि सामाजिक स्थिति को ध्यान में न रखा जाए, दोनों ने अपराध किया है इसलिए दोनों को बराबर सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये दोनों में इस तरीके से हमें अंतर देखने को मिलता है। जो विधि के समक्ष समता है उसमें विधि का जो शासन है वो स्वतः ही समावेशित है, जिसे इंग्लैंड से लिया गया है। जो विधि का शासन ये कहता है कि जो कानून है, कानून सर्वोच्च है। ये कहता है जो विधि का शासन है वो शक्ति के स्वैच्छिक उपयोग को नकारता है। कहने का मतलब है कि किसी भी राष्ट्र के प्रशासन में जो कानून व्यवस्था का वर्चस्व होता है,
तथा राष्ट्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कानून के अनुसार होनी चाहिए, ना कि कानून प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो कानून है, जो संविधान है, वो सर्वोच्च है। इसका मतलब ये है कि जो विधि का शासन ये कहता है कि विधि के शासन को प्रशासन में शामिल करने के कारण ही यह परिवर्तन संभव हो सका है कि जो राजा है, राजा कानून नहीं है, बल्कि जो कानून है वही राजा है। ठीक है, तो ये जो विधि का शासन है इसको हमने इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड के एक आपके राजनीतिज्ञ हुए हैं जिनका नाम है एवी डाइसी और उनकी पुस्तक है द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें विधि के शासन को परिभाषित किया है। विधि के शासन को परिभाषित करते हुए जो एवी डाइसी हैं, उन्होंने विधि के शासन के 3 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, यानी कि जो विधि के शासन है, विधि के शासन के क्या दिए हैं, उन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से जो पहला सिद्धांत वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति दंडनीय नहीं है। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक कोई दंड नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने कोई कानून को तोड़ा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कानून को तोड़ता है तो उसे तभी कोई दंड दिया जाएगा, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो जो एवी डाइसी का जो पहला विधि के शासन का जो पहला नियम है, उसको हमने भारत में ज्यों का त्यों समावेशित किया है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति का जो पद है या स्थिति है वो कुछ भी हो, लेकिन वो कानून से ऊपर नहीं है, कानून ही सर्वोच्च है। मैंने भी आपको बताया है कि किसी भी व्यक्ति का पद या स्थिति कुछ भी हो वो मायने नहीं रखती, बल्कि मायने क्या रखती है, मायने रखती है कि जो कानून है वो सर्वोच्च है। कहने का मतलब है कि जो मैंने भी आपको बताया था कि चाहे राजा हो या फकीर, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, या रिक्शे वाला हो या भारत का सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी, कानून की नजरों में सब एक समान है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई अपराध करता है तो सभी को एक समान व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि कानून की दृष्टि में सब लोग एक समान हैं। तो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कानून ही सर्वोच्च है। तो हमने इसे भी भारत में समावेशित किया है। अब जो तीसरा कानून है, तीसरा जो सिद्धांत है विधि के शासन का जो एवी डाइसी ने दिया है, वो है कि संविधान राष्ट्र के जो सामान्य कानूनों का परिणाम है। तो इसको भारत में शामिल नहीं किया गया, इसमें परिवर्तन करते हुए भारत में शामिल किया है। कहने का मतलब है कि जो 2 सिद्धांत है उन्हें हमने ऐसी का ऐसी समावेशित किया अपने संविधान में, लेकिन तीसरे को हमने ऐसे का ऐसे समावेशित नहीं किया, उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए हमने उसे अपनाया है। परिवर्तन क्या किया है कि जो संविधान है वो राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है और सभी कानून संविधान के अनुरूप होने चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भारत है, भारत में जो सर्वोच्चता है वो कानून की है, संविधान की है, और जो संप्रभुता है वो जनता की है। यानी कि चाहे मोदी जी हो या योगी जी, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि जो अखिलेश यादव थे, अखिलेश यादव को उसके फादर ने ही पार्टी से निकाल दिया। अगर अखिलेश यादव के साथ, बल्कि ये हुआ कि सारे एमएलए उसके साथ चले गए, अगर सारे एमएलए नहीं जाते तो राज्यपाल जो अखिलेश यादव थे उनसे कहते कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते तो सरकार गिर जाती। क्यों? और ऐसा राज्यपाल क्यों करते? क्योंकि हमारे देश में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान ये कहता है कि जिसके पास बहुमत होगी उसकी सरकार होगी। अगर बहुमत नहीं होगा तो सरकार नहीं होगी, सरकार गिर जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में जो सर्वोच्च है वो क्या है, आपका कानून है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एवी डाइसी के 3 सिद्धांत थे, पहला है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, दंडनीय
नहीं है, उसको जब उसने कानून को तोड़ा है तभी दंड दिया जाएगा, अन्यथा कोई दंड नहीं दिया जाएगा। दूसरा यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे मोदी हो या योगी या देश का मुकेश अंबानी हो या रिक्शे वाला हो, राजा हो या फकीर हो, वो कानून से ऊपर नहीं है, सब कानून के दायरे में आते हैं। अगर कोई अपराध करता है तो उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। और जो तीसरा सिद्धांत है जो ये कहता है, तीसरा सिद्धांत जो ये कहता है कि जो संविधान है राष्ट्र के सामान्य कानूनों का परिणाम है, इसको हमने अपने संविधान में शामिल नहीं किया और कहा कि जो संविधान है वो राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है और सभी कानून संविधान के अनुरूप होने चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम विधि के शासन जो है आपका अनुच्छेद 14 के विधि के समक्ष समता में समावेशित है, जो कि एवी डाइसी ने दिया था, जो कि इंग्लैंड के थे। अब हम अगला आगे देखते हैं कि दूसरा जो अनुच्छेद 14 में एक दूसरा शब्द मिलता है, विधि के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष संरक्षण को हमने यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया है। जो विधि के समक्ष संरक्षण है वो कहता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाए और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार करने की बात कहता है। ये कहता है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। जैसे कि मैंने भी आपको पीछे बताया था कि जो अगर दो व्यक्ति हैं, माना एक साइड है रिक्शे वाला और दूसरी साइड है मुकेश अंबानी, अगर रिक्शे वाले ने और मुकेश अंबानी ने ब्रेड की चोरी की है तो जो रिक्शा वाला है उसको कम सजा दी जाए और मुकेश अंबानी को अधिक सजा दी जाए। क्यों? दोनों की सामाजिक परिस्थिति में बहुत ज्यादा अंतर है। तो सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्शन देने की बात करता है। ठीक है। जैसे माना कोई विकलांग व्यक्ति है या कोई गर्भवती महिला है, तो इस तरीके से बहुत सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ जो है व्यवहार किया जाना चाहिए। इस तरीके से जो विधि के समक्ष संरक्षण है वो जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको भी सही मानता है, क्योंकि अनुच्छेद 15 आपके आरक्षण की व्यवस्था को करता है, जो अनुच्छेद 16 है वो आरक्षण देता है ना। तो ये जो आपका विधि के समक्ष जो समता है वो कहता है कि जो आरक्षण है वो भी सही है, क्योंकि जो सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोगों के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण देने की बात को सही मानता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, कि दोनों में मेन अंतर यही है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण में एक में इसमें सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और विधि के समक्ष संरक्षण में सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। इसे हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया है। और इसे हमने कहां से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है। ठीक है। तो दोनों में यही अंतर है, एक समान बात करता है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन दोनों के साथ क्या है? समान व्यवहार किया जाना चाहिए। और ये कहता है कि सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। समान स्थिति में समान व्यवहार करने की बात करता है और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार करने की बात करता है। और विधि के समक्ष समता कहता है कि बिना किसी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी के साथ एक समान व्यवहार करने की बात करता है। ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आपका विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है एक नकारात्मक अधिकार है। नकारात्मक अधिकार क्यों है? क्योंकि ये सामाजिक स्थिति को ध्यान में न रखते हुए सबके साथ एक समान व्यवहार करने की बात करता है, यानी कि बिना सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखने के लिए एक समान दंड देने की बात करता है। ठीक है। जबकि जो विधि के समक्ष संरक्षण है वह एक सकारात्मक अधिकार है। सकारात्मक अधिकार का मतलब है कि यह कहता है कि सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए असमान व्यवहार करने की बात करता है, यानी कि अगर सामाजिक स्थिति एक जैसी है तो एक समान व्यवहार करो, अगर सामाजिक स्थिति एक समान नहीं है तो एक समान व्यवहार ना करने की बात करता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो विधि के जो आपका विधि के समक्ष जो समता है यह एक नकारात्मक अधिकार है, यह एक नकारात्मक अधिकार है और यह आपका क्या है? एक सकारात्मक अधिकार है। ठीक है। आगे हम ये देखते हैं जो आपका विधि की समक्ष समता है इसका भी अपवाद है। जो विधि का शासन है उसका अपवाद अनुच्छेद 361 में दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें हम 361 में क्या देखते हैं? इसमें 361 ये कहता है
कि अगर राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजदूत अपनी कार्यपालिका कार्यवाही के दौरान कोई दंडित कार्य उनके खिलाफ कोई दंडित कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अगर और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अगर किसी व्यक्ति को गोली भी मार देते हैं तो उनके खिलाफ कोई दंडित कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक वो अपने पद पर कार्यरत हैं। तो जब तक अपने पद पर कार्यरत हैं उनके खिलाफ कोई दंडित कार्यवाही नहीं की जाएगी। भाई एक तरफ तो ये कहते हैं कि कानून की नजरों में सब लोग एक समान हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो अगर राष्ट्रपति, राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए कोई भी किसी व्यक्ति को गोली मार देते हैं तो किसी प्रकार की दंडित कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक वो अपने पद पर है। तो ये क्या हुआ? अपवाद है। ठीक है, तो ये एक तरीके का अपवाद है जो कि अनुच्छेद 14 के हमें दिखता है, जो विधि के समक्ष समानता के खिलाफ है। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि जो राजदूत वगैरह हैं, आप देखते हैं कि हर देश में अलग अलग राजदूत होते हैं। अगर राजदूत किससे कोई गलत कार्य हो जाता है तो उन पर भी कोई दंडित कार्यवाही नहीं होगी। और तीसरे हैं आपको किसी भी देश के शासन अध्यक्ष, है ना, जैसे कि आपका ट्रंप है या आपके ओबामा है, कोई भी है, अगर किसी भी व्यक्ति से अपने कार्यकाल के दौरान कोई अपराध हो जाता है तो उनके खिलाफ कोई भी दंडित कार्यवाही नहीं होगी। तो कहने का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजदूत और किसी भी देश का जो शासन अध्यक्ष है, अगर वो अपने पद पर रहते हुए उनसे कोई अपराध हो जाता है तो अपराध के समय अपने पद पर कार्यरत के समय उन पे कोई दंडित कार्यवाही नहीं की जाएगी। लेकिन जो सिविल कार्यवाही है वो की जा सकती है। दंडित कार्यवाही नहीं की जा सकती, सिविल कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन सिविल कार्यवाही करने के लिए 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। ठीक है, 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 14 है, 14 का अपवाद अनुच्छेद 361 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो विधि के समक्ष संरक्षण एक सकारात्मक अधिकार है जो कि आपके समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करने की बात करता है और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार करने की बात करता है। और जो विधि के समक्ष समता है वो नकारात्मक अधिकार है जो कि सामाजिक स्थिति को में ध्यान में न रखते हुए समान व्यवहार करने की बात करता है। ठीक है, जो विधि के समक्ष संरक्षण है उसे हमने अमेरिका से लिया है और दूसरा जो है विधि के समक्ष जो विधि का जो शासन है उसे हमने इंग्लैंड से लिया है। और जो विधि के शासन है उसमें 3 सिद्धांत दिए हुए हैं जिनमें से 2 को भारत में समावेशित ऐसे कर लिया है और तीसरे को परिवर्तित करते हुए तब भारत में शामिल किया हुआ है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना।